चलिए लेक्चर हम लोग आगे शुरू करते हैं। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि क्या चल रहा है, क्योंकि नए लोग जब जुड़ते हैं तो उनको दिक्कत होती है। तो ये है आपका कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग लेके चल रहे हैं 12th एनसीईआरटी का समष्टि वाला पार्ट है ये, समष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो में हम लोग मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर 3rd है 12th एनसीईआरटी का, वही वाला चैप्टर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग, जिसको हमने अपना नाम दे दिया है मॉनिटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। उसी के राउंड अबाउट सारी चीजें आपकी हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, चूंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो भले ही मैं कभी किसी इंडिविजुअल का एग्जाम्पल लूं, उसको आप जनरल लेवल पे समझोगे। जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल लिया था कि मोबाइल आपके पास है और आपने दूसरा मोबाइल परचेज कर लिया, तो आपने उसकी मांग बढ़ाई और महंगाई को क्या कर दिया, आपने बढ़ा दिया। तो उसी में किसी ने ये बोला था कि हम टैबलेट भी खरीद सकते हैं ठीक है। तो टैबलेट का वहां पे जो मतलब है, आप खरीद सकते हो, लेकिन मैं जब उसको एक को लेके चल रहा होता हूं तो ऐसे मान लीजिए कि चलिए एक वहां पे एक्सेप्शन अपवाद आ सकता है। 8-10 हजार लोग हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके का कर दिया, या लाखों लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों ने कुछ इस तरीके का कर दिया, तो डिमांड बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। जो हम सोच रहे हैं समष्टि स्तर पे, मैक्रो लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीजों को आपका, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा के चलना। हाँ, मैक्रो एंड माइक्रो में, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस होता है, जस्ट मनी एंड बैंकिंग के बाद वही टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, जो पहला चैप्टर होगा 12th एनसीईआरटी का। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को डील कर रहे थे, उसको हम लोग समझ रहे थे। उन बेसिक कंसेप्ट में हमारा जो चल रहा था, मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई हम लोग देख रहे थे। यही कल मैंने डिस्कस किया था आपका, और इसी को आज भी मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि कल जो कंसेप्ट हुआ था, हो सकता है कि आप पहली बार उसको देखे हो, ठीक है। गुड इवनिंग राकेश यादव। तो आपको थोड़ा चीजें कंफ्यूजन में रही हो, तो उन्हीं चीजों को मैं स्टार्ट करूंगा। जो कल पढ़ाया था उनको शॉर्ट में आपको पूरा समझा दूंगा, और फिर जहां पे हमने कल ड्रॉप किया था, छोड़ा था, ठीक है, वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो M1, M2, M3 एंड M4 हमने कल कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति पे हम लोग आते हैं। मनी सप्लाई ये कल हो चुका है, अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। इन शॉर्ट, मुद्रा आपूर्ति, मैंने कल परिभाषा इसकी ये बताई थी आपको कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट एमंग द पब्लिक इज कॉल्ड मनी सप्लाई। किसी समय पर लोगों के पास मुद्रा की कुल मात्रा मुद्रा आपूर्ति कहलाता है, ठीक है। मेरा क्लास काफी है, ये कई बार मैं बोल चुका हूं आपको कि एनसीईआरटी जो है इकोनॉमिक्स में, वो पूरे यूपीएससी का 40% कवर करता है, और ये सेंटर में होता है। हाँ, इतना गारंटी दे सकता हूं कि एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स आपने पूरा कर लिया तो उसके बाद जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने मन से भी चाहे तो चीजों को पढ़ सकते हैं आगे। क्योंकि कोर अगर जो आपने पकड़ लिया है, समझ लिया, तो बाकी आगे सब उसी पे आपका आधारित है। क्योंकि मेंस का टॉपिक में क्या है, भूमि सुधार है, लैंड रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर है। ये इतने बड़े टॉपिक थोड़ी ना इकोनॉमिक्स के। आपके मेन कंसेप्ट तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, यहां पे मेन कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के दिखते हैं। बाकी तो वो एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म, ये तो बस ऊपर ऊपर ऐसे ही आपका जाता है, उसमें कोई बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है वहां पे। वहां तो बस आपको चीजों को जानना है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको गैदर करना है, ठीक है। मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति हम देख रहे थे। तो मैंने इसकी परिभाषा अभी बोली आपकी कि हमारे और आपके बीच जितना भी पैसा आपका होता है, वही क्या कहलाता है, मुद्रा आपूर्ति कहलाता है, ठीक है। कल परिभाषा मैंने इसकी लिख दी थी, ठीक है, उसी को हम मनी सप्लाई कहते हैं। अब हमारे और आपके बीच जो पैसे होते हैं, यानी अमंग द पब्लिक, डेफिनेशन में यही था, यानी लोगों के पास जो पैसे होते हैं, वही क्या कहलाता है, मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई कहलाता है। मैंने एक एग्जांपल लिया था अपना, कि मैं अगर जो अपनी मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई मेजर करूं, तो कैसे मैं अपना मनी सप्लाई का मापन करूंगा। तो जितना मेरे घर पे है, ठीक है, कैश रखा हुआ, नोट और कॉइन, और जितना मेरे जेब में है, भाई मेरे जेब का पैसा भी हाउस होल्ड में ही क्या होगा, आपका कंसीडर होगा, मेरे घर में ही वो पैसा क्या होगा, कंसीडर होगा। तो वो नगद मैंने उठाया, और जितना मेरा बैंक में जमा है, कुछ आपके बचत खाते में है, कुछ आपके टाइम डिपॉजिट
आपके उस वाले अकाउंट में है, तो जितना मेरा बैंक में जमा है उसको मैंने उठाया और मेरे घर वाले के पैसे से उठा के जोड़ लिया। ये मेरे अकेले की मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई आपकी आ गई। मैंने अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में नहीं रखा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग पैसा पोस्ट ऑफिस में भी रखते हैं, तो वहां का भी जमा आप काउंट करोगे, लेकिन जो रखते हैं उनका करोगे ना। मैंने नहीं रखा हुआ है, तो मेरा केवल दोनों जहां का जोड़ोगे तो मेरा मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई आ जाएगी। लेकिन जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो तो पूरी अर्थव्यवस्था की कैलकुलेट करती है, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति, लोगों के पास कितना है। तो भाई लोग पोस्ट ऑफिस में भी पैसा रखते हैं, तो वो करेगी क्या कि लोगों के पास जो पैसे हैं, पहला जो वो करेंसी के रूप में रखे हुए हैं उसको उठाएगी, जो बैंक में रखे हुए हैं उसको उठाएगी, और जो पोस्ट ऑफिस में लोग अपने पैसे को रखे हुए हैं उसको उठाएगी। तीनों को जोड़ेगी, पूरी अर्थव्यवस्था की मनी सप्लाई क्या होगी आपकी, आ जाएगी। ठीक है, तो कल मैंने आपको पब्लिक का मतलब समझाया था, जो परिभाषा में मैंने लिखा था। पब्लिक का मतलब क्या होता है, केवल हाउस होल्ड नहीं होता है, आम जनता नहीं होती है, इसमें और भी होते हैं। ठीक है, जो घर है, हाउस होल्ड मतलब क्या होता है, एक छत के नीचे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो एक हाउस होल्ड में आपके काउंट होते हैं। ठीक है, वो एक हाउस होल्ड में आपके काउंट होंगे। फिर उसके बाद क्या है, अब एक छत के नीचे कोई सिंगल रह रहा है, एक ही व्यक्ति है, तो उसी से एक हाउस होल्ड घर क्या होगा आपका, बन जाएगा। फर्म, कंपनी जो उत्पादन कर रही होती हैं, ठीक है, वो भी क्या होती हैं आपके पब्लिक में काउंट होती हैं। यहां इकोनॉमिक्स में जो हम मनी सप्लाई की परिभाषा पढ़ रहे हैं, फिर यहां पे संस्थाएं भी आती हैं, इंस्टीट्यूशन भी आते हैं। ये कल हो चुका है, कल का लेक्चर आप देखोगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। ठीक है, बस उन्हीं को इन शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं। संस्थाएं जो होती हैं, जैसे आपके यूनिवर्सिटी हो गया, हॉस्पिटल हो गए, वो सब लोग भी किस में आते हैं, आपके पब्लिक में ही काउंट होते हैं। तो परिभाषा यही आती है ना मनी सप्लाई की पब्लिक के पास जितना भी पैसा आपका होता है वही क्या कहलाता है, मुद्रा आपूर्ति आपकी कहलाती है। ठीक है, तो अब पब्लिक अपने पैसे को कहां कहां पे रखती है, तो मैंने 3 पॉइंट बताया था कि पब्लिक अपने पैसे को कहां पे रखती है, तो किस किस रूप में रखती है। तो आपके कैश के रूप में रखती है पब्लिक अपने पैसे को, तो उसको हमने क्या बोला था, करेंसी। ठीक है, लोग करेंसी के रूप में भी क्या करते हैं, पैसे को रखते हैं। नोट और क्वाइन, करेंसी का मतलब क्या हुआ, नोट एंड क्वाइन, तो इसको मैंने सी से डिनोट कर दिया था। लोग अपने पैसे को करेंसी के फॉर्म में रखते हैं। लोग अपने पैसे को जमा के रूप में रखते हैं, तो जमा 2 जगह लोग करते हैं, या तो बैंक में लोग पैसे को जमा करें, ठीक है, या तो लोग अपने पैसे को कहां पे जमा करें, आपके पोस्ट ऑफिस में जमा करें। यही तो 2 जगह है जहां लोग अपने पैसे को जमा करते हैं। बैंक में जो जमा करते हैं डिमांड डिपॉजिट के रूप में होता है, डीडी जिसको आप बोलते हो, और टाइम डिपॉजिट के रूप में होता है। ठीक है, वहीं पे पोस्ट ऑफिस में जब पैसा रखते हैं लोग, तो यहां पे भी डिमांड डिपॉजिट चलता है, और यहां पे भी क्या होता है आपका, टाइम डिपॉजिट यहां पे चलता है। यही 3 रूप है जिसमें लोग अपने पैसे को क्या करते हैं, रखते हैं। ये जो पब्लिक है इन्हीं 3 रूपों में पैसे को रखेगी। जैसे हाउस होल्ड है तो हम भी नोट कॉइन के रूप में रखते हैं डेली खर्चे के लिए। फर्म, कंपनीज हैं, वो भी अपने डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए भाई वो भी कुछ कैश क्या करती है, रखती है, नगद के रूप में रखती है, कुछ बैंक में रखती है, पोस्ट ऑफिस में हो सके रखे या ना रखे उनके ऊपर है आपका। ठीक है, तो आरबीआई जब मुद्रा आपूर्ति को मेजर करती है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, मनी सप्लाई को जब मेजर करती है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जब मेजर करती है आरबीआई, तो इन्हीं 3 जगहों लोग अपने पैसे को कहां पे रखते हैं, इन्हीं 3 जगहों पे रखते हैं। इन्हीं 3 जगहों को उठा के जोड़ती है, पूरी अर्थव्यवस्था की मनी सप्लाई क्या होगी आपकी, पता चल जाती है। ठीक है, तो ये रहा लोगों का मनी सप्लाई। अब मैंने उसके बाद आपको क्या बोला था कि मुद्रा आपूर्ति, देव चौधरी, हाँ, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, डीडी और टीटी का मतलब यही हुआ, मांग जमा और समय जमा। और ये दोनों क्या होते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर्स में ये सारी चीजें मैं परिभाषित कर चुका हूं, डिफाइन कर चुका हूं। अजय कुमार, गुड इवनिंग। ठीक है, वहां से आप जाके उस चीजों को देख लेना कि क्या मांग जमा होता है, क्या आपका समय, टाइम डिपॉजिट आपका होता है। ठीक है, अब मैंने उसके बाद आपको एक चीज बताई थी कि मुद्रा आपूर्ति हम क्यों मेजर करते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई को हम क्यों मेजर करते हैं, तो मुद्रा आपूर्ति के मेजर करने के पीछे कारण यह होता है कि जब हमारे पास पैसे होते हैं ना, तो हमारा नेचर होता है, जनरली एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम उन पैसों को खर्च करते हैं। ठीक है, और खर्च करेंगे तो कोई वस्तु और सेवा ही खरीदेंगे, चीजों की डिमांड हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और जब बढ़ाएंगे तो महंगाई क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है आपका, बढ़ता है। और इन्फ्लेशन को पब्लिक करेंसी नहीं, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, करेंसी विथ पब्लिक वो होता है, लोगों के पास करेंसी। ठीक है, पब्लिक अपने पैसे को 3 जगह रखती है,
तीन डब्बे होते हैं, तीन जगह रखती है, या तो करेंसी के रूप में रखे, नोट और कॉइन के रूप में, तो घर पे ही रखेगी, या तो बैंक में उस पैसे को डिपॉजिट कर दे। मान लो कि आपके पास 100 रुपया है, आपने 25 रुपए करेंसी के रूप में रख लिया, नोट और कॉइन के रूप में, 25 रुपए आपने बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, और फिर बाकी जो पैसा है ले जाके पोस्ट ऑफिस में आपने जमा कर दिया। तो तीनों जोड़ के आपका 100 रुपया क्या होता है, आपका बनता है। वही चीज मैं यहां पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हां, तो जब आपके पास पैसे होंगे तो आप पैसे को खर्च करोगे, जब खर्च करोगे तो डिमांड बढ़ाओगे, डिमांड बढ़ाओगे तो महंगाई बढ़ती है, और महंगाई को कंट्रोल करना किसका काम है, आरबीआई का काम है। ये आगे अभी हम लोग मौद्रिक नीति में इन चीजों को देखेंगे। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करती क्या है, महंगाई को कंट्रोल करती है, ठीक है, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करती है आपकी, ठीक है, महंगाई को आपकी कंट्रोल करती है। वो कैसे करती है वो सब आगे आपको पता चलेगा। लेकिन यहां पे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आपके पास नोट और कॉइन है, ठीक है, नोट और कॉइन है, आपके पास करेंसी है, तो ये पैसे बहुत तेजी से क्या होते हैं, खर्च होते हैं। नोट और कॉइन, आपके जेब में भी कैश पड़ा हुआ है ना, तो देखना बहुत तेजी से आप, हाँ, का सकल मौद्रिक माप कहा जाता है, आमतौर पे मुद्रा आपूर्ति का सकल मौद्रिक माप कहा जाता है। हाँ, बोल सकते हो आप, ठीक है। तो हमारे पास अगर जो नगद है ना, तो देखना वो बहुत तेजी से खर्च होता है, ठीक है, वो बहुत तेजी से क्या होता है, आपका खर्च होता है। तो जैसे ये जो पैसे आपके सामने यहां पे लिखे हुए हैं, इनकी अपनी अपनी क्या होती है, तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है। यही वर्ड मैं कल आपको समझाया था, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, तरलता, ठीक है। तरलता जो होता है आपका, लिक्विडिटी, जो लोग कल का लेक्चर देखे हैं, समझे हैं, आराम से सुनिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, और काफी अभी नई चीजें आपको यहां से मिलेंगे, क्योंकि अब एक एक चीज इंफॉर्मेशन मैं यहां पे ऐड करना शुरू करूंगा, ठीक है। तरलता जो होती है आपकी, लिक्विडिटी जो होती है, क्या होती है कि द एसेट, ठीक है, विच कैन इजिली कन्वर्टेड इनटू द कैश इज कॉल्ड लिक्विड। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट लिक्विड, वहां पे सबसे तरल क्या करेंगे, बोलेंगे। जो संपत्ति सबसे आसानी से कैश में, नगद में, नगद का मतलब करेंसी, नोट और कॉइन में रूपांतरित हो जाए, उसको सबसे तरल संपत्ति, सबसे लिक्विड संपत्ति क्या होती है, आपकी मानी जाती है। तो ये तो तरलता की आपकी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, जो एग्जाम में पूछता है और आप आंसर करते हो उसका, ठीक है। विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू द कैश। संपत्ति मतलब क्या हुआ आपका, जैसे मेरे हाथ में ये डिजिटल मार्कर है, ये संपत्ति, आपका मोबाइल ये आपकी संपत्ति हो गई, आपके पास कैश पड़ा हुआ है, वो भी आपकी संपत्ति हो गई। तो कैश तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में, उसको अब कहां कैश में कन्वर्ट करोगे, तो वो तो जो संपत्ति आपकी कैश के रूप में, वो तो सबसे लिक्विड फॉर्म में वहां पे क्या हुई, तरल फॉर्म में पड़ी हुई है। अब उसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझना है, तो तरलता का मतलब ये होगा कि जो पैसा आपका जल्दी खर्च हो जाए, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, आपका तरल माना जाता है, सबसे ज्यादा लिक्विड आपका माना जाता है। अब टेक्निकल डेफिनेशन को छोड़ के हम अपनी डेफिनेशन क्या करते हैं, बना लेते हैं। जो पैसा सबसे जल्दी खर्च हो जाता है, वो सबसे तरल क्या होगा, आपका माना जाएगा। गोल्ड की भी लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, उसको तुरंत कहीं सेल करना हो, सेल कर दो, रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा, करेंसी में, नोट और कॉइन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो आप देखो यहां पे, तो इनमें ये सब मुद्राएं हैं कि नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये सब क्या है, आपकी मुद्राएं हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट भी क्या होता है, मुद्रा होता है। पिछले लेक्चर में आप मेरे जाओगे तो मैंने आपको बताया था कि आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में, हम कौन कौन सी मुद्रा लेके चल रहे हैं आपका आधुनिक समय में। तो हम करेंसी को लेके चलते हैं। करेंसी में क्या आएगा आपका, नोट, एंड क्या आता है आपका, कॉइन, सिक्का आता है। एंड क्या होता है आपका, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, बैंक के साथ क्या होता है, मांग जमा होता है, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर आप टाइम डिपॉजिट को पहले बोले थे कि ये मुद्रा नहीं होता है। कारण यह होता है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का साधन नहीं बन सकता। कारण यह है कि जो एफडी है आपका, उसको तुरंत निकाल के किसी को पेमेंट थोड़ी ना कर पाओगे। तो ये टाइम डिपॉजिट मुद्रा नहीं होता है, चाहे वो बैंक में हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो। लेकिन यहां पे आप कह रहे हो कि ये मुद्रा है, और मुद्रा आपूर्ति में आप इसको काउंट कर रहे हो। तो हां, मैंने आपको वहां पे एक चीज बताई थी कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी दो चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र है, वहां पे तो केवल यही आधुनिक समय में दो मुद्राएं क्या हो रही हैं, आपकी चल रही हैं। भारत की मैं बात कर रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, यही बस चल रही है। लेकिन जो आरबीआई है, वो हमेशा स्टैटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू से, सांख्यिकी विद के उससे
क्या करती है, सोचती है। अब वो टाइम डिपॉजिट को भी आरबीआई क्या करती है, मनी मान लेती है। वो क्यों मानती है, क्योंकि जो अगर जो आपका एफडी बैंक में पड़ा हुआ है ना, तो उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है। आप एफडी अपनी गिरवी रख दो, आपने कभी देखा होगा कि एफडी को क्या हो रहा है, आप गिरवी रख दोगे तो उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है, ठीक है। और उस लोन को कहीं भुगतान में क्या करोगे, यूज कर सकते हो, ठीक है। कहीं पेमेंट में उस लोन के पैसे को उठा के आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो टाइम डिपॉजिट भी मुद्रा में क्या हो सकता है। ऐप पर क्लास नहीं चल रही है तो यहां पे देख लो ना, आप यूट्यूब पे ही देख लो अभिषेक, ठीक है। तो आप उस पैसे को जो टाइम डिपॉजिट है उसको मनी बना के यूज कर सकते हो, मुद्रा बना के आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट जो होता है आरबीआई इसको मनी मान लेती है, बट अर्थशास्त्री जो होते हैं इसको मनी मानते नहीं है। मनी केवल वो इन्हीं को क्या करते हैं, मानते हैं। और इसका पूरा लॉजिक मैं अपने सारे पिछले लेक्चर में दे चुका हूं, ठीक है। तो टाइम डिपॉजिट को हम यहां पे मुद्रा मान के क्या करेंगे, चलेंगे। तो आप इनको अगर जो देखोगे ना, तो इनकी तरलता को ध्यान से देखो कि कौन सबसे ज्यादा तरल है, यानी कौन सबसे आसानी से खर्च हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा तरल इसमें कौन होगा, सी होगा, करेंसी, नोट और कॉइन। मैंने कल एग्जांपल लिया था, आप कहीं सड़क पे जा रहे हो, आपको कोई सामान दिखा तो आपने तुरंत उसको क्या कर लिया, परचेज कर लिया, ठीक है, तुरंत आपने उसको। तो यहां पे सबसे ज्यादा तरल कौन होता है, करेंसी। मैंने एग्जांपल लिया कि आप जा रहे हो सड़क पे और आपको कोई सामान दिखा, जेब में आपके नोट और कॉइन पैसे आपके पड़े हुए हैं, तुरंत सामान खरीदोगे, ठीक है। भले ही बाद में पछताओ कि आप सामान जो लिए हो अच्छा है या नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आप तुरंत उसको खर्च कर दिए। लेकिन वहीं पे अगर जो मांग जमा में पैसा आपका पड़ा हुआ है, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट में अगर जो आपका पैसा है बचत खाते में, तो फिर एटीएम आपके पास पड़ा हुआ है तो दो बार सोचोगे एटीएम से पैसा निकालने में, यार कौन एटीएम जाए, अभी जाओ तो 4 बाहर खड़े होंगे, एक अंदर होगा जो 10 बार कार्ड को अंदर बाहर कर रहा होगा, कभी और क्या करेंगे, खरीद लेंगे। यानी इसकी तरलता क्या हो गई, और कम हो गई। यानी इससे कम तरल कौन होगा, बैंक का डिमांड डिपॉजिट होगा। इस सीक्वेंस को एकदम दिमाग में बैठा के रखना। अभी इसी पे यूपीएससी का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर का आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेवा आर्या में मुद्रा का आयात निर्यात होता है, क्या हम कह सकते हैं, हम सकते हैं सर कि मुद्रा आपूर्ति को सेवा, अरे आपका आर्या क्या है, अरिया, सेवा अरिया में मुद्रा, अरे उसको साफ लिखो, नरेंद्र आजाद, ठीक है। तो इनमें अगर जो आप तरलता का अनुक्रम देखिए, लिक्विडिटी का सीक्वेंस देखिए, तो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है, सी है। उससे कम कौन है आपका, बैंक का डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है। अब उसके बाद बैंक का टाइम डिपॉजिट आता है, ठीक है। अब भाई कोई अपना फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में रखा हुआ है, टाइम डिपॉजिट, ठीक है, उसको कोई भाई बहुत ही ऐसा ही कोई होगा बेवड़ा टाइप का आदमी कि छोटे मोटे काम के लिए अपना एफडी क्या करेगा, वो ब्रेक कर देगा, ठीक है, ठीक। छोटे मोटे काम के लिए वो अपना एफडी क्या करेगा, ब्रेक करेगा। यानी इसकी जो तरलता है इससे क्या होगी, आपकी कम हो जाएगी। लेकिन वहीं पे पोस्ट ऑफिस का जो डिमांड डिपॉजिट है, थोड़ा सा अगर जो बैंक के टाइम डिपॉजिट से कंपेयर करोगे तो पोस्ट ऑफिस का जो डिमांड डिपॉजिट है उसकी तरलता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जैसे मान लो कि आपके पास बैंक में पैसा है और एटीएम है, तो एक बार जाके निकाल लोगे। लेकिन पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में पैसा है और आप सोचो कि यार निकालने, तो फिर आपके दिमाग में आएगा पहले पोस्ट ऑफिस, लाल कलर की बिल्डिंग कहीं ढूंढो दिमाग में, वो आसपास मिलता नहीं है। और फिर उसके बाद दिमाग में आपकी इमेज बनेगा, यार पोस्ट ऑफिस में जाएंगे अभी तो आधा घंटा पक्का बैठाएगा, क्योंकि पिछली बार गए थे तो उसके पास पैसा था नहीं, 1 घंटा बैठाया था, तो हो सकता है इस बार आधे घंटे ना बैठा दे। यानी उसकी तरलता और कम हो जाती है, क्योंकि उसको आसानी से उस जमा को आप कैश में रूपांतरित नहीं कर सकते, और फिर कैश में रूपांतरित नहीं होगा तो खर्च करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका कठिन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है आपका, तो ये हमने जो डिमांड डिपॉजिट लिखा है किसका लिखा है, बैंक का, नीचे मैंने लिख दिया बैंक। लेकिन वहीं पे पोस्ट ऑफिस का जो डिमांड डिपॉजिट है उसकी लिक्विडिटी क्या होती है आपकी, और कम हो जाती है। उसकी जो तरलता है और क्या होती है आपकी, कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो बैंक का टाइम डिपॉजिट है इसकी तरलता पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट से भी क्या होगी आपकी, कम होगी, ठीक है। टीडी क्या होगा, इसके बाद आएगा, और ये टीडी किसका है, आपके बैंक का है, ठीक है। इसकी तरलता, क्योंकि अगर जो आपके पास पैसा पोस्ट ऑफिस में भी है, बैंक में है, तो बैंक का जो टाइम डिपॉजिट है उसको बाद में ब्रेक करोगे, उससे पहले सोचोगे कि पोस्ट ऑफिस का ही डिमांड डिपॉजिट हम निकाल के क्या कर लें, यूज कर लें। यानी इसकी जो तरलता इससे क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन जो बैंक का जो टाइम डिपॉजिट है, समय जमा, उससे क्या होगी आपकी, ज्यादा ये तरल होगा, उससे ज्यादा इसकी तरलता आपकी होगी। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट होता है ये सबसे कम लिक्विड होता है।
क्योंकि भैया पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट जो एफडी पोस्ट ऑफिस में आपने कर रखा है ना, उसको अगर जो आप ब्रेक करने जाओगे तो पेनल्टी भी वहां पे बहुत तेजी से क्या होता है आपका लगता है, इसलिए जल्दी उसको कोई ब्रेक नहीं करता। ठीक है, उसको कोई जल्दी ब्रेक नहीं करता, इसलिए उसकी तरलता क्या होती है, सबसे कम होती है। तो अब देखो आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को मेजर करके महंगाई को कैसे नियंत्रित करती है। केवल अभी एक ग्लिम्स, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अभी आगे बहुत एग्जांपल आपको मिलेंगे और सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा आपका मतलब क्लियर हो जाएगा। अभी एक ग्लिम्स देने के लिए सारा बैकग्राउंड मैं तैयार किया हूं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपके पास करेंसी है, नोट और कॉइन है। अब आपके पास है तो भाई वो सबसे ज्यादा तरल होता है, बहुत ज्यादा जल्दी खर्च होता है, वो तुरंत आपके पास है तो कोई सामान क्या करोगे, खरीद लोगे। अब मान लो कि लोगों के पास बहुत ज्यादा करेंसी हो गई, पब्लिक के पास करेंसी बहुत ज्यादा हो गई, लोगों ने सामान खरीदना शुरू कर दिया आपका, और जैसे खरीदेंगे डिमांड बढ़ेगी। अब भाई कोई वस्तु है तो इतनी जल्दी तो आप उसको फैक्ट्री से बना के निकाल नहीं दोगे। लोगों ने क्या किया, अचानक से डिमांड बढ़ाया और तुरंत महंगाई क्या होगी आपकी, बढ़ी। अब अल्पकाल में महंगाई को नियंत्रित करना आरबीआई का काम है। आरबीआई करती क्या है, देखती है कि यार आरबीआई ने क्या किया, ये 3 जगह है, ये 3 डब्बे, कल मैंने ऐसे आपको बोला था, ये 3 डब्बे हैं, तीनों डब्बों में उसने मेजर कर रखा है कि कहां पे कितना पैसा है, और इन्हीं तीनों को जोड़ देती है तो टोटल क्या होता है आपका, निकल के आ जाता है। टोटल अर्थव्यवस्था की मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति आ जाती है। तो जब आरबीआई देखती है कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, फिर वो अपने मनी सप्लाई के इन डब्बों पे फोकस करती है, तो उसको ये लगता है यार करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या बैंक में डिमांड डिपॉजिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये बहुत खर्चीले पैसे होते हैं, लोग इनको जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, आपके खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आरबीआई करती क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, ब्याज दर बढ़ा देती है। जैसे ब्याज दर बढ़ेगा, लोग सोचते हैं कि यार जो सामान खरीदना है, चलो इसको बाद में क्या करेंगे, हम खरीद लेंगे, परचेज कर लेंगे, अभी बैंक का ब्याज दर बढ़ा हुआ है, क्यों ना पैसा बैंक में क्या कर दें, जमा कर दें, जो करेंसी के फॉर्म में है या जो डिमांड डिपॉजिट के रूप में है, तुरंत उसको टाइम डिपॉजिट में क्या कर देंगे, लोग कन्वर्ट कर देंगे ज्यादा ब्याज के चक्कर में। और जैसे पैसा इसमें कन्वर्ट होगा, खर्च होना कम होगा, जब खर्च होना कम होगा तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो महंगाई क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा, आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति में ब्याज दर को क्या किया, बढ़ाया आपका। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को उसने क्या कर दिया आपका, बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया, ताकि जो लोगों के पास ये पैसा लिक्विड फॉर्म में है, ज्यादा ज्यादा जो लिक्विड है, ये और क्या हो जाए आपका, कम लिक्विड वाले डिपॉजिट में क्या हो जाए, चला जाए, लोग कम खर्च करेंगे, डिमांड कम होगी, मांग क्या हो जाएगी। आप ही देखते हो आप अपनी रियल लाइफ में कि अगर जो पैसे आपके पास हैं तो अनर्गल चीजों को आप खरीदोगे, खर्च करोगे उसको, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर जो आपके पास मतलब कि मान लो कि पैसा बैंक में जमा है और कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जिसकी अभी जरूरत नहीं है, तो कहोगे छोड़ो अभी इसी से काम चलाओ, बाद में हम क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे, क्योंकि बैंक में है तो वहां से कुछ ब्याज हमको क्या हो रहा है, आपका मिल रहा है। तो इस तरह की आपकी सोच होती है, और उसी के साथ आरबीआई क्या करती है, यहां पे ट्रीट करती है। तो पहले वो पूरा मनी सप्लाई को देखती है, कहां कहां पे लोगों ने कितना कितना रखा हुआ है, फिर उसी हिसाब से अपनी मौद्रिक नीति चलती है और महंगाई को क्या करती है, वो नियंत्रित करती है, मांग को कम करते हुए, आपका पैसा आपसे वो नहीं छीनती। तो ये मनी सप्लाई की परिभाषा कल मैंने इतना क्या किया था, बताया था। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। ये सीक्वेंस जो तरलता का अनुक्रम है ना, इसको याद रखना, अभी इसमें यूपीएससी का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया था, बोला ये था कि ये तो हम आसान भाषा में समझ लिए कि आरबीआई इनको जोड़ लेती है, फिर अपनी मनी सप्लाई पता कर लेती है, महंगाई को कंट्रोल करती है, लेकिन इसके लिए आरबीआई ने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो थोड़ा टेक्निकल तरीके से क्या होती है, जाती है, और उसका नाम आरबीआई क्या देती है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति का मापन, मेजर ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति का मापन या मापक। तो आरबीआई क्या करती है, आपकी 4 वेरिएबल आपकी लेती है, M1, M2, M3, ये कल बता चुका हूं, और आज इसको थोड़ा सा स्पीड लेकर के मैं इसको जल्दी से बताऊंगा आपको, M4। ये 4 वेरिएबल आरबीआई क्या करती है, उठाती है और फॉर्मूला लिखना शुरू कर देती है। ठीक है, M1 जो मनी सप्लाई मेजर फर्स्ट होता है, ये फॉर्मूला जो आए 1977, 1961, 1998, ये सारा कुछ कल के लेक्चर में हो चुका है, वो बताने की मुझे जरूरत नहीं है आपकी। अब
आरबीआई इन चारों वेरिएबल्स को लेती है। ये जो फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं ये 1977 में आपका आया था, 1977 में, तब से इसको हम यूज कर रहे हैं। 1998 में भी फार्मूला आया, वो भी यूज करते हैं, लेकिन यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है 1977 वाले पे ही क्या करती है, आपके बनाती है 1977 वाले पे, और एनसीईआरटी में भी यही आपका मेंशन है। तो इसी को हम लोग फोकस करेंगे, बिना मतलब का उधर जाकर के अपना दिमाग खराब नहीं करना है। ये समझ लें तो बहुत हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो M1 के लिए आरबीआई ने क्या किया, फॉर्मूला लिखा C प्लस DD प्लस OD। सी का मतलब क्या बताया मैंने, करेंसी विद पब्लिक, लोगों के पास करेंसी, यही मैंने आपको बोला था कल। फिर डीडी का मतलब क्या बताया, लोगों का जो पैसा है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। ये थोड़ा छोटा हो गया होगा आपका, लेकिन ये कल बता चुका हूं, आपके दिमाग में ये चीजें होंगी। बस मैं एक वहां पे आपको पूरा ग्लिम्स दे रहा हूं, ठीक है। बैंक के साथ लोगों का जो मांग जमा होता है वो वाला पैसा। अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई होता है ये। ओडी का मतलब क्या होता है, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, आरबीआई के पास अन्य जमा। और कौन कौन से लोग आरबीआई के पास पैसा यहां पे जमा करते हैं, तो उदाहरण के लिए एलआईसी हो गया, नाबार्ड हो गया, ये बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सब लोग क्या करते हैं, आरबीआई के पास पैसा अपना जमा करते हैं। और कल मैंने आपको यह बताया था कि आगे जब हम इन फॉर्मूलों को एक्सपेंड करेंगे तो ओडी में वहां पे छोड़ दूंगा, क्योंकि ये पूरी मनी सप्लाई का 1% से भी क्या होता है, आपका कम होता है। अर्थव्यवस्था में जितना भी मुद्रा आपूर्ति है उसका 1% से भी क्या होता है, आपका ये कम होता है, ठीक है। तो इसको अब मैं आगे लेके नहीं चलूंगा, आप याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये सॉल्व करने में मदद करेगा। यानी जो हमने यहां पे देखा है कि जो करेंसी विद पब्लिक है ये सी है, ठीक है, सी, और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, बैंक का जो मांग जमा, यानी बैंक का जो आधा पैसा लगभग, और करेंसी के फॉर्म में जो लोग पैसा रखे हुए हैं वो पूरा किस में आ गया, आपके M1 में यहां पे दिख गया, सी और डीडी दिख गया। अभी भी यहां पे बैंक का जो टाइम डिपॉजिट है, ये वाला जो पार्ट है, एंड जो पोस्ट ऑफिस का डिमांड और पोस्ट ऑफिस का टाइम कहीं पे भी अभी दिखा नहीं है आपका। अब आरबीआई अगला M2 क्या करती है, वेरिएबल लेती है। और मैंने बोला था कि ये सब क्या है, आपके डब्बे हैं, ठीक है। ये 4 डब्बे आरबीआई ली है, इन सबकी अपनी अपनी तरलता होती है। इसका क्या यूज करती है आरबीआई, इन चारों जो मापक है मनी सप्लाई के, क्या यूज करती, क्यों ऐसा ली है, वो आगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, ठीक है। M2 क्या करती है, आरबीआई लेती है। M2 इक्वल टू लिखते क्या फॉर्मूले में, M1 प्लस सेविंग विथ पोस्ट ऑफिस, सेविंग विथ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पास बचत जमा, यानी लोगों का जो बचत जमा पोस्ट ऑफिस में होता है वो M1 में क्या करोगे, आप जोड़ दोगे। अब ध्यान देखना, यहां पे M1 को एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, M1 C प्लस DD होगा। मैं OD को ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि मैंने बोला था OD आगे मैं नहीं उठाऊंगा। M1 क्या है आपका, C प्लस DD है। अब यहां पे पीछे आओ, देखोगे आप तो करेंसी विद पब्लिक, बैंक का डिमांड डिपॉजिट, और पोस्ट ऑफिस का जो डिमांड डिपॉजिट होता है इसी को हम क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस का सेविंग कहते हैं, बचत कहते हैं, ठीक है। यानी करेंसी विद पब्लिक सी, बैंक का लगभग आधा पैसा डिमांड डिपॉजिट, और पोस्ट ऑफिस का जो लगभग आधा पैसा है, ठीक है, वो क्या हुआ आपका M2 ने दिखा दिया। अभी भी यहां पे आप ध्यान से देखो तो बैंक का टाइम डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट कहीं पे भी शो नहीं हुआ, वो आगे के जो डब्बे हैं उनमें क्या होगा, शो होगा। यानी आगे के जो मापक आपके आएंगे M3 और M4, वहां पे क्या होगा आपका, वो शो हो जाएगा, ठीक है। अब M3 कैलकुलेट करती, M3 इक्वल टू आरबीआई क्या लिखती है, M1, ठीक है। अब दिमाग यहां पे ज्यादा मत लगा देना कि जब M2 किए थे तो M1 में प्लस किए थे, तो M3 करेंगे तो M2 में प्लस करेंगे, ठीक है। ये जनरली सबसे गलती क्या होती है आपकी, हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे M3 में भी क्या आएगा आपका, M1 ही आएगा। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, बैंक के साथ पब्लिक का, किसका, पब्लिक का समय जमा, क्योंकि सारे पब्लिक के ही पैसे की बात हो रही है, और वही सब जुड़ के मनी सप्लाई क्या होता है आपका बनता है, बैंक के साथ समय जमा आपका, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, M1 क्या है आपका, तो M1 है आपका C प्लस DD, यही तो है M1, करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। और फिर ये आगे क्या है आपका, ये TD है, बैंक के साथ जो समय जमा है, इसी को टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। तो अब वापस आओगे यहां पे
तो करेंसी विद पब्लिक सी शो कर दिया, बैंक का डिमांड डिपॉजिट और बैंक का क्या हो गया आपका टाइम डिपॉजिट, यानी ये दोनों जोड़ दो तो बैंक का टोटल डिपॉजिट निकल के आ जाता है। यानी बैंक का पूरा पैसा और पब्लिक के साथ जो करेंसी है वो पूरी क्या हो गई M3 में आपकी शो हो गई। सॉरी, यहां पे M3 में क्या हो गई आपकी आ गई C प्लस DD प्लस बैंक का जो टाइम डिपॉजिट TD, C प्लस DD प्लस TD। जब इसको आप देखोगे तो C और प्लस DD और प्लस TD हो गया आपका, यानी करेंसी और बैंक का जो पूरा पैसा है, पब्लिक की जो करेंसी और बैंक का पूरा पैसा, इसको किसने शो कर दिया आपके M3 ने अकेले क्या कर दिया, इसको दिखा दिया। अब अगला देखो यहां पे कि जो पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट है, जो समय जमा है, वो अभी कहीं पे भी आपका दिखा नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कहीं पे यहां पे अभी आपका आया नहीं है। अब इसके लिए चौथा वेरिएबल M4 क्या होता है, लिखा जाता है। M4 इक्वल टू होता क्या है, अब M4 कैसे लिखते हैं, M4 इक्वल टू होता क्या है, M3 प्लस, ठीक है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के साथ कुल जमा। अब पोस्ट ऑफिस का जो कुल जमा होता है वो क्या होता है, डिमांड और टाइम दोनों पोस्ट ऑफिस का जोड़ दो तो पोस्ट ऑफिस का कुल जमा क्या होगा, निकल के आ जाएगा। यानी M3 क्या है, करेंसी विद पब्लिक और बैंक, ये पूरा पैसा किसने दिखा दिया, M3 ने दिखा दिया। और इसी में आपने पोस्ट ऑफिस का कुल जोड़ दोगे तो तीनों जहां का पैसा M4 क्या कर दिया आपका, शो कर दिया। तीनों जहां का पैसा किसने शो कर दिया आपके, M4 ने क्या कर दिया आपका, दिखा दिया। यानी अर्थव्यवस्था की जो पूरी मनी सप्लाई है, पूरी जो मनी सप्लाई है वो अकेले M4 क्या करता है आपका, शो करता है। ठीक है, M4। तो कोई पूछे कि अर्थव्यवस्था की पूरी मनी सप्लाई कौन सा वेरिएबल शो करता है, तो M4 क्या करता है आपका, शो करता है। ठीक है, M4 ही आपका क्या करेगा, वहां पे दिखाएगा। और ये आपकी स्टेट पीसीएस का क्या है, क्वेश्चन है। लेकिन जो आरबीआई अपना डिसीजन लेती है वो किस पे लेती है, वो किस पे लेती है, तो M3 के बेसिस पे आरबीआई अपना डिसीजन क्या करती है, यहां पे लेती है। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट वो चारों करती है, लेकिन आरबीआई जो अपना डिसीजन लेती है वो किस पे लेती है, M3 पे लेती है। इसीलिए M3 को हम कुल मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, कुल मौद्रिक संसाधन कहा जाता है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं। आरबीआई देखो लगभग अर्थव्यवस्था की जो 95% मनी सप्लाई होती है वो M3 क्या करता है आपका, अकेले दिखा देता है। क्योंकि लोगों का मोस्टली पैसा जो होता है वो करेंसी के रूप में होता है, नहीं तो बैंक में लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं। पोस्ट ऑफिस में लोगों का पैसा बहुत कम होता है, इसीलिए आरबीआई चूज किसको करती है, M3 को करती है। पहला कारण यह होता है। दूसरा कारण यह होता है कि पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट होते हैं उस पे आरबीआई की मौद्रिक नीति का जो प्रभाव होता है बहुत अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट रूप से होता है। ठीक है, और ये पैसे वैसे भी क्या होते हैं, बहुत कम तरल होते हैं, इसलिए आरबीआई सीधे किसको सामने रखती है, M3 को रखती है। वो M4 को क्या करती है, ड्रॉप कर देती है। लेकिन कैलकुलेट M4 भी करेगी, डिसीजन किसके बेसिस पे लेती है, आपके M3 के बेसिस पे लेती है। इसलिए M3 का नाम है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, AMR। कुल मौद्रिक संसाधन के नाम से भी हम इसको क्या कहते हैं आपका, जानते हैं। AMR के नाम से भी क्या करते हैं आपका, जानते हैं इसको, कुल मौद्रिक संसाधन आपका। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में स्टेट पीसीएस में ये पूछा गया है। अभी यूपीएससी वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, अभी स्टेट पीसीएस जहां से पूछा है वो बता रहा हूं आपको। ठीक है, स्टेट पीसीएस ने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स है, कुल मौद्रिक संसाधन है, M1, M2, M3 एंड M4। तो कौन है आपका, M3 है, क्योंकि इसी के बेसिस पे मौद्रिक नीति आती है और इसी को आरबीआई कैलकुलेट करके, कैलकुलेट सबको करते हैं लेकिन पब्लिश इसी को करती है, M3 को। अभी मैं आपको उसको दिखा दूंगा, आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पे कितना अमाउंट वर्तमान में M3 का दिखा रखा है। ठीक है, अब कहोगे कि सर आरबीआई M1, M2, M3, M4 चारों कैलकुलेट करती है, काम उसको M3 पे करना है, तो हमें क्यों परेशान कर रही है बाकी तीनों को कैलकुलेट करके। ठीक है, इन तीनों को कैलकुलेट करके, तो इसलिए आरबीआई इन चारों को कैलकुलेट करने के बाद केवल M3 को ही सामने रखती है। कारण इसका यह होता है कि ये ध्यान से देखो, चारों 4 डब्बे हैं, इन सबकी अपनी अपनी क्या होती है, तरलता होती है, लिक्विडिटी होती है। ध्यान से देखना, इनमें से चारों में सबसे ज्यादा लिक्विड कौन होगा, तो अगर जो M1 की कुछ तरलता मान लीजिए C और DD के हिसाब से M1 की कुछ तरलता है, तो अगर जो मैं यहां पे लिक्विडिटी का सीक्वेंस लिखूं, यहां पे तरलता का अनुक्रम लिखूं, तरलता का अनुक्रम जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं, तरलता का अनुक्रम अगर जो मैं लिखूं इन चारों में, ध्यान दीजिएगा M1, M2, M3 और M4 में, ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, तरलता का अनुक्रम मैं लिखूं
तो M1 की कुछ तरलता मैंने मान ली। अब M1 को M2 से कंपेयर करोगे, इसकी तुलना करोगे कि इन दोनों में सबसे ज्यादा तरल कौन है, तो देखो C और DD है, तो C और DD M1 है, और इसके साथ सेविंग विद पोस्ट ऑफिस क्या हो गया आपका, जुड़ गया है। पोस्ट ऑफिस के साथ बचत जमा इसमें जुड़ गया है। तो भैया बैंक का जो डिमांड डिपॉजिट है और ये जो करेंसी विद पब्लिक है, इनकी तो कुछ तरलता है, लेकिन जो सेविंग विद पोस्ट ऑफिस है, ये इन दोनों से क्या होता है आपका, कम तरल होता है, इसके खर्च होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे आप पहले से सीमेंट और रेत मिला के रखे हुए हो, उसमें और सीमेंट मिला दो, ठीक है, उसमें और सीमेंट मिला दो, तो और चीज क्या हो जाती है आपकी, हार्ड हो जाती है, और क्या हो जाएगी आपकी, वो हार्ड हो जाएगी, ठीक है। यानी इसकी तरलता और क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। इसके M2 के खर्च होने के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। कारण क्या है कि इसमें सेविंग विद पोस्ट ऑफिस आके क्या हो गया आपका, जुड़ गया, पोस्ट ऑफिस का बचत जमा आके जुड़ गया। यानी M1 से कम तरल कौन होगा आपका, M2 होगा। अब इससे कम तरल कौन होगा, M3 होगा। कैसे कि भैया देखो M1 तो है ही है, ठीक है, अब बैंक का टाइम डिपॉजिट जुड़ गया। सेविंग विद पोस्ट ऑफिस से ज्यादा हार्ड क्या होता है, बैंक का टाइम डिपॉजिट होता है, ठीक है। बैंक का क्या होता है आपका, टाइम डिपॉजिट होता है। तो जब उसमें जोड़ोगे, तो मैंने पहले बोला कि सीमेंट और रेत है आपके पास, और सीमेंट मिलाओगे, ठीक है, तो और ज्यादा वो क्या होगा, हार्ड होगा। यानी इसकी तरलता क्या होगी, और कम होगी। M3 हो गया आपका। अब देखोगे यहां पे M4 कि M4 कहां पे आएगा, कहां पे उसकी नंबरिंग होगी, ये कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस का यहां पे टोटल डिपॉजिट M3 के साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट होता है ना, वो सबसे हार्ड होता है, उसको खर्च होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप एक बार पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर दो तो निकाल के खर्च करने में सोचोगे। कारण यह है कि पहली बात तो पोस्ट ऑफिस आसानी से आपके आसपास मिलेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का ब्रेक करो तो भाई पेनल्टी भी क्या होती है आपकी, ज्यादा लगती है, ठीक है। तो उसके खर्च होने के चांसेस कम है। यानी इससे भी कम तरल कौन होगा आपका, M4 होगा। ये इनके तरलता का क्या है, अनुक्रम है। तो अभी मैंने बोला कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति M3 के बेसिस पे चलती है, लेकिन कैलकुलेट इनको भी करती है। तो ध्यान देना, M3 में क्या है, M1 है और बैंक के साथ टाइम डिपॉजिट, जिसको आप TD क्या किए बोले हो। अगर जो M3 इसकी वजह से बढ़ेगा, ठीक है, M1 की वजह से अगर जो M3 बढ़ रहा है, तो आरबीआई का टेंशन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि M1 सबसे ज्यादा क्या है आपका, तरल है, लिक्विड है, उसके खर्च होने के चांसेस क्या है आपके, ज्यादा है, ठीक है। तो आरबीआई का टेंशन बढ़ेगा कि लोग खर्च करेंगे, मांग बढ़ाएंगे, डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जो M3 की वैल्यू इसकी वजह से बढ़ेगी, बैंक के साथ टाइम डिपॉजिट, तो इसकी तरलता क्या होती है, कम होती है। जैसा कि मैं पिछले पेज पे भी आपको बता चुका हूं, इसकी तरलता इधर नीचे क्या होती है आपकी, पाई जाती है। तो इसकी तरलता क्या होती है आपकी, कम होती है। तो M3 अगर जो बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वजह से बढ़ रहा है, टाइम डिपॉजिट की वजह से, तो आरबीआई का टेंशन थोड़ा सा क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है। कि चलो M3 बढ़ रहा है लेकिन टाइम डिपॉजिट की वजह से बढ़ रहा है, तो वो पैसा उतना ज्यादा लिक्विड तरल होता नहीं है, लोग खर्च नहीं करेंगे। खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा आपका, वहां पे आपकी मांग कम होगी, मांग कम होगी तो अपने आप ही महंगाई क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इन चारों वेरिएबल को कैलकुलेट करके M3 पे निर्णय लेने के पीछे रीजन क्या है, ये मैंने आपको यहां पे क्या कर दिया, बताया, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज होती है कि देखो, M1 और M2 जो होता है, इसका एक और नाम होता है। M1 और M2 को हम क्या कहते हैं, नैरो मनी भी क्या कहते हैं, बोलते हैं। याद रखना, इनमें से कौन सी नैरो मनी है। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण या परिमित, संकीर्ण मुद्रा भी इसको क्या कहते हैं, हम बोलते हैं M1 और M2 को। क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बहुत कम मनी सप्लाई को दिखाते हैं, बहुत कम मुद्रा आपूर्ति को दिखाते हैं। M3 और M4 को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी भी बोलते हैं। ब्रॉड मनी भी क्या कहते हैं, इनको बोला जाता है। इन्हीं को विस्तृत मुद्रा भी हम क्या कहते हैं आपका, बोलेंगे। विस्तृत मुद्रा भी हम इसको क्या कहते हैं, बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था की लगभग मनी सप्लाई को M3 और M4 क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं, इसीलिए इनको विस्तृत क्या कहता है, बोला जाता है। वैसे आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे तो आरबीआई केवल M3 को ब्रॉड बोलती है और M1 को नैरो बोलती है। एनसीईआरटी में जाओगे तो एनसीईआरटी M1 और M2 दोनों को नैरो बोलता है और M3 और M4 को क्या बोलता है आपका, ब्रॉड बोलता है, ठीक है। तो आरबीआई की वेबसाइट और जो इनका है एनसीईआरटी का, दोनों मैंने आपको बता दिया, दोनों सही है, ठीक है। वो तो रेफरेंस लेवल होता है, हमने मान लिया कि ये भी संकीर्ण है क्योंकि M2 भी बहुत ज्यादा मनी सप्लाई को आपका शो नहीं कर रहा है, ठीक है। कब से मेंस का आंसर राइटिंग करें, ठीक। मेंस के आंसर राइटिंग का कोई टाइम ऐसा नहीं है। हाँ, 1-2 महीना प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जाए उसके बाद शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जब करेंगे तब आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगी। परफेक्शन धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्या होगी आपकी, आएगी।
तो 1-2 महीना हो जाए, थोड़ा जीएस का बैकग्राउंड बन जाए, फिर आप शुरू कर दीजिए आंसर राइटिंग। जितना आ रहा है उतना लिखिए, हो कई बार लिखिए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपका होगा। तो इनके नाम अब आपको याद रहेंगे, ये नाम आपके एग्जाम में क्या होते हैं, आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों डब्बे M1, M2 एंड M3, ये चारों जो चर राशियां हैं, मैथमेटिकली इनको वेरिएबल बोल रहे हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इनको चार मापक बोल रहे हो। अब मैं आपको समझाने के लिए चार डब्बे इनको क्या कर दिया, बोल दिया। इन सबकी अपनी तरलता होती है। आरबीआई M3 पे ही निर्णय लेती है अपना, लेकिन जो क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन होता है वो सब करती है, और देख रही है कि M3 किसकी वजह से बढ़ रहा है, उस हिसाब से अपनी मौद्रिक नीति क्या होती है, वो चलती है, ब्याज दर को ऊपर और नीचे आपकी करती है, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात आपकी? क्योंकि इसमें मोस्टली चीजें तो मैं कल आपको बता चुका था। क्वेश्चन आपका सॉल्व कराऊं प्रीवियस ईयर के, 2-3 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये देखो, थोड़ा सा देख लो, ये आरबीआई का पीडीएफ मिलेगा तो और क्लियर दिख जाएगा आपको, ठीक है। वैसे मैंने एक सामने थोड़ा सा आप अपना स्क्रीन का जो क्वालिटी है बढ़ा के देख लेना। देखो M3 आरबीआई ने कैलकुलेट किया है, और ये रुपए करोड़ में दिखाया आरबीआई ने। ये कब का डेटा है, तो ये 29 जुलाई अभी जो बीता है आपका, वहीं तक का डेटा आरबीआई ने M3 कैलकुलेट करके यहां पे बताया है। 210 लाख करोड़ इस समय मनी सप्लाई है, 210 लाख करोड़ मनी सप्लाई आपकी है इस समय, ठीक है। जिसमें करेंसी विद पब्लिक ये 30,000 करोड़ है। बाकी टाइम डिपॉजिट विद बैंक देख लो, ये ज्यादा होता है, ये लगभग 1.5 लाख करोड़ है। और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक पब्लिक ने जो रखा हुआ है वो कितना है आपका, तो ये आपका लगभग 22,000 करोड़ के करीब क्या है। अदर डिपॉजिट देखो यहां पे जो आरबीआई के साथ लोगों ने जमा कर रखा है, वो केवल 58,444, मतलब बहुत कम अमाउंट आपका क्या होता है, पूरे M3 का ये आपका होता है। तो ये मैंने एक आपको यहां पे लिख दिया आपके सामने कि देखो इस तरीके से मनी सप्लाई आरबीआई अपनी वेबसाइट पे है, जाओगे तो उसकी आरबीआई की वेबसाइट पे आपको डेटा यहां पे मिलेगा, ठीक है। यहां पे 57,000 करोड़ है, आरबीआई के साथ लोगों ने पैसा निकाल लिया अपना, तो ये इतना ही है, कम है बचा हुआ। 29 जुलाई का डेटा जो है आपका, ठीक है। तो ये मुझे एक डेमो आपको यहां पे दिखाना था कि जो हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली क्या आरबीआई उसको फॉलो करती है। तो ये एक मुझे आपको दिखाना था कि प्रैक्टिकली कैसे आपका होता है, नहीं तो मैं हवा हवाई में बोल के चला जाता तो कहते कि सर ने मतलब ऐसे ही चीज थियोरेटिकली पढ़ा दिया। तो ये प्रैक्टिकल है आरबीआई का। अब थोड़ा सा हम आते हैं कहां पे, यहां पे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, और ये जब क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो करोल बाग से लेके मुखर्जी नगर तमाम बड़ी बड़ी कोचिंग ने इसका आंसर गलत दिया था। बाद में जब यूपीएससी ने आंसर दिया तब सबने अपना सही किया था। नॉन फंजिबल टोकन के बारे में बाइकर ने पूछा है। देखो यहां पे एनसीईआरटी चल रहा है, तो नॉन फंजिबल टोकन तो यहां पे बोलना मुश्किल है। हां, आप मेरा एक चैनल है आपका यूट्यूब का, आप उस पे जाके एनएफटी का मैंने लेक्चर वहां पे रखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। वो लेक्चर्स जो है एनएफटी का, नॉन फंजिबल टोकन का, वो यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले मैंने पढ़ाया था और 2022 में क्वेश्चन आया भी था आपका, ठीक है। वहां से भी आप देख सकते हो। अब यहां पे चूंकि एनसीईआरटी चल रहा है तो वो चीजें यहां पे नहीं आ सकती। इसमें आपको घटते क्रम में, ठीक है, लिक्विडिटी का जो सीक्वेंस है आपको घटते क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है और सबसे कम लिक्विड कौन है। अब देख लो, मैं बता रहा हूं बड़ी से बड़ी कोचिंग ने इसको गलत किया था आंसर उस समय। कारण यह है ना कि यहां पे बस एडवांस ही पढ़ाया जाता, बेसिक नहीं पढ़ाया जाता। प्रीलिम्स में बेसिक ही पूछता है, वैसे मेंस में भी बेसिक ही होता है, वो कहने को एडवांस बोलते हैं उसको। अब लैंड रिफॉर्म और एलपीजी रिफॉर्म में कौन सा बेसिक है, कौन सा एडवांस है उसमें पढ़ा हुआ। अमरजीत ने बी दिया, एसएस बाइकर ने डी, देव चौधरी ने डी इसका आंसर दिया। अमरकांत ने बी दिया आंसर। देखो इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है, करेंसी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सबसे जल्दी यही खर्च होता है, ठीक है। तो करेंसी है, तो 4 जहां पे भी होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब 4 जहां पे भी होगा उसको आप चूज करोगे, बी या डी के आंसर यहां पे अब क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं आपके। अब उसके बाद कौन आएगा, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक भी है, बैंक के साथ जो बचत जमा है, एंड जो आपका क्या कहते हैं कि बैंकों के पास जो सावधि जमा है, ठीक है, ये आपका आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, और बैंकों के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, तो इसमें क्या होता है आपका करेंट अकाउंट भी होता है,
और डिमांड डिपॉजिट में आपका सेविंग अकाउंट भी होता है, सीए भी होता है और एसए भी होता है, ठीक है। तो अगर जो आप तरलता में देखोगे तो देखो ये जो है और ये जो है, ठीक है, ये जो दोनों है जनरली होता क्या है कि बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, तो डिमांड डिपॉजिट के दो अकाउंट होते हैं, चालू खाता और बचत खाता। यानी अगर जो इन दोनों में 3 और 1 में कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन होगा आपका? 1 होगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट है, उसके साथ करंट अकाउंट है, ये बहुत ज्यादा लिक्विड होता है आपका, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये आपका एक ज्यादा आपका लिक्विडिटी यहां पे शो करेगा, तरल वो क्या होगा आपका ज्यादा, क्योंकि चालू खाता बहुत तेजी से वहां से पैसे क्या होते निकलते, क्योंकि बिजनेसमैन जनरली उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं आपके, तो उस हिसाब से भी होगा। अब वैसे जो स्टैंडर्ड बुक इकोनॉमिक्स की होती है, केवल अगर जो लिख दिया जाए बैंक का डिमांड डिपॉजिट, तो वो उसका मतलब वो लोग करेंट अकाउंट ही समझते हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें दोनों क्या होता है आपका, काउंट होता है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, 1 को रखेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा तरलता में 1 को रखेंगे, फिर 3 को रखेंगे, और फिर उसके बाद किसको रखेंगे, 2 को, क्योंकि 2 तो इसमें सबसे कम लिक्विड है, सबसे कम तरल है, जो बैंक का सावधि जमा होता है, जो बैंक का क्या होता है आपका टाइम डिपॉजिट होता है, सबसे कम है, तो वो तो सबसे लास्ट में आएगा। अब 1 और 3 में कंफ्यूजन था, तो जैसे मैंने बोला कि सीमेंट और रेत मिला के रखे हुए हो और उसमें और ज्यादा सीमेंट मिलाओगे तो चीज क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, और ज्यादा रेत मिला दोगे तो चीज और ज्यादा क्या हो जाएगी आपकी, लूज हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर जो सेविंग अकाउंट है, बचत जमा है, बचत जमा में और ज्यादा लिक्विड करेंट अकाउंट डाल दोगे तो क्या होगा, और लिक्विडिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो 3 और 1 में सबसे ज्यादा लिक्विड कौन होगा, 1 होगा, तो 1 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। तो 4 1 3 2, और इन्हीं कंफ्यूजन की वजह से ना, बी और डी की कंफ्यूजन की वजह से आंसर क्या हुए थे, गलत हुए थे। तो थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा अपनी लैंग्वेज का लगाओगे तो आंसर सही आपका आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये 2020 यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन, इफ यू विड्रॉ ये 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट, अगर जो आप अपने मांग जमा से क्या करते हो, 1 लाख रुपया निकाल देते हो अपने बैंक से, तो द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था की एग्रीगेट मनी सप्लाई है, M3 को ही बोला जाता है। M3 इक्वल टू होता है क्या है, M1 प्लस TD टाइम डिपॉजिट विद बैंक हो गया आपका। तो M1 में क्या होता है आपका, C प्लस DD होता है। तो यही तो बोल रहा है, यहां से 1 लाख रुपए क्या कर दीजिए आप, निकाल दीजिए, 1 लाख रुपए यहां से निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो क्या निकालोगे तो कैश के रूप में ही निकालोगे ना उसको, नगद के रूप में निकालोगे ना उसको, तो क्या M3 के ऊपर, एग्रीगेट के ऊपर कोई असर पड़ेगा M3 के ऊपर? इसका आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 लाख से जो M3 है वो घट जाएगा, 1 लाख M3 बढ़ जाएगा, 1 लाख से ज्यादा M3 बढ़ेगा आपका, और ये अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज रहेगा M3। क्या होगा आंसर? आंसर इसका होगा डी। भाई देखो, आपके डिमांड डिपॉजिट में मान लो बचत खाता है, बचत खाता में आपके 3 लाख रुपया पड़ा हुआ था, इसमें से आपने 1 लाख निकाल दिया, तो फिर कैश में हो जाएगा ना, यहां का पैसा यहां चला जा रहा है, तो ये चीज तो हमेशा वही क्या होगी, स्थिर रहेगी ना, बस पैसा यहां से क्या हो गया, यहां आ गया, डीडी से पैसा कहां पे आ गया आपके, सी में आ गया, ठीक है। अब जैसे ऐसे कुछ नंबर लिखा हुआ है 1 + 2 + 3, अब इस वाले पार्ट से 1 घटा के और यहां पे 1 जोड़ोगे, यहां पे प्लस करोगे, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? मान लो कि कुछ वेरिएबल x है, तो पहले आपका क्या था, 1 + 2 + 3 कितना था आपका, टोटल 6 था, ये 6 था। अब यहां से 1 घटा के यहां पे 1 प्लस करोगे तो ये 2 होगा, और ये क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 3 होगा। अभी भी तो आंसर टोटल कितना आएगा, 6 ही तो आएगा ना अभी भी, तो अनचेंज्ड होगा आपका, ठीक है। आंसर होगा डी। ये समझ में आई बात? अब अगला देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये यूपीपीसीएस का है, 2007 का क्वेश्चन है, और ध्यान देना ये जो यूपी ने 2007 में पूछा, इसी को यूपीएससी ने अपने 2013 में थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया, उसने पूछ दिया, ठीक है। अब कहते हैं कि स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है, तो ऐसा क्या आपको यहां पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दोनों एक दूसरे का कॉपी करते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। अब इसमें बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा M3 व्यापक धन जो है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव मनी जो M3 होता है, उसका फार्मूला पूछ रहा है आपसे यहां पे, तो क्या होगा आंसर यहां पे?
करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक। क्या होगा आंसर? इससे तो भाई आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मूला सीधे पूछ दिया है, एग्जाम में आपसे फॉर्मूला भी पूछा जाता है। अमरजीत ने बी दिया, कविता ने डी आंसर दिया, पूजा ने डी, देव चौधरी ने डी, एस एस बाइकर डी। आंसर होगा इसका सुनील कुमार ने डी। डी, अरे यार यही तो अभी तो पिछले ही पेज पे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा था, सी प्लस डी डी प्लस टी डी, M1 प्लस टी डी होता है, तो सी प्लस डी डी प्लस टी डी, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड टाइम डिपॉजिट विद बैंक। यही तो है, करेंसी विद पब्लिक, जनता के पास मुद्रा करेंसी, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट, बैंकों के पास टाइम डिपॉजिट सावधि जमा। आंसर होगा डी। तो ये पूरा मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति रहा आपका। लोगों के पास जो पैसा होता है वही मुद्रा आपूर्ति आपकी कही जाती है। अब आगे बातें आएंगी आपकी कि मनी सप्लाई, मुद्रा की मांग कौन करता है, मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है। ये तो कितना है ये हमने देखा, कौन मुद्रा मांगता है, कौन मुद्रा की आपूर्ति करता है, तो ये सब बाद में आएगा। अब हमारा जो पर्पज यहां पे था स्टार्ट करने का, यहां पे देखिए, इसमें से हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बात आती है सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। तो इसकी कहानी कल होगी, सरकारी प्रतिभूति की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, एंड देन उसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे किस पे? मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति पे, और वहां पे डिटेल में देखेंगे कैसे आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करती है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, ग्रोथ को कैसे नियंत्रित करती है बाय यूजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका कल अभी होगा, अभी तो इसको रहने दीजिए, ये क्वेश्चन कल का है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल का लेक्चर, आज का लेक्चर देख लेना, आपको मनी सप्लाई पूरा क्लियर हो जाएगा विद क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ होगा तो कल हम लोग फिर बात कर लेंगे इस पे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।